नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है सितंबर 27, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने एनालिसिस के अंदर। जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम सेज सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। चीताज में बी फ्लो इन फ्रॉम न्यू कंट्रीज, ये प्रोजेक्ट चीता के अंदर से GS3 के अंदर से होने जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट कमिट्स टू 50% रिडक्शन इन स्टबल बर्निंग केसेस दिस ईयर, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर से। बालसम्स इन फुल ब्लूम एड टू वर्चुअल ट्रीट इन मुन्नार, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। आइडेंटिटी बैंक्स, ये हमारा जो अभी आधार के रिलेटेड रिपोर्ट आई है मूडी की, उससे होने जा रहा है GS2 के अंदर से। और विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीजेस सिनेरियो, ये हमारा GS3 एडिटोरियल सेक्शन से होने जा रहा है। इंडियंस ईट मोर सॉल्ट देन WHO रिकमेंडेशन, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तीखी टिप्पणी आई है गवर्नमेंट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे कॉलेजियम द्वारा जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन नामों को पेंडिंग रखती है और कोई फैसला नहीं लेती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से जिस आदमी को बनाया जा रहा था हाई कोर्ट का जज, वो अपने नाम को वापस भी ले लेता है। बहुत बार ये देखने को मिला है। तो यहां पर देखने को मिला है कि 70 हाई कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन जो हैं वो करीबन 10 महीने के ऊपर से पेंडिंग पड़े हैं गवर्नमेंट के पास से। तो पहले हम देख लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कैसे एक जज को अपॉइंट किया जाता है भारत के अंदर। तो हम कॉलेजियम सिस्टम को समझ लेते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम इज ए मेथड ऑफ अपॉइंटिंग एंड ट्रांसफरिंग जजेस टू हायर कोर्ट्स इन इंडिया। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये किसी संविधान में नहीं लिखा है भारत के, ना ही किसी लॉ के अंदर लिखा है। इसकी बजाय ये कॉलेजियम सिस्टम एक सेकंड जज केस हुआ था 1992 और 3 के टाइम पर, वहां सर हमें देखने को मिला है ये कॉलेजियम सिस्टम जो निकल कर आया है। अब इस कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है, तो आप समझ लें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और एक ग्रुप होता है सीनियर जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, साथ ही साथ हाई कोर्ट्स का। ये पूरा एक पैनल बैठता है, ये वहां पर नामों को शॉर्टलिस्ट करता है कि किस किस का नाम हमें रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को, ताकि उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके या फिर ट्रांसफर किया जा सके किसी एक कोर्ट से किसी दूसरी कोर्ट के ऊपर। अब ये करते क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिकमेंडेशंस भेजते हैं गवर्नमेंट को। इसके बाद जब गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस पे साइन कर देती है, तब जाकर जो जिस पर्सन के ऊपर नाम सैंक्शन हुआ है उसे अपनी एप्रोप्रिएट कोर्ट के ऊपर भेजा जाता है। अब क्रिटिसिज्म भी हमें बहुत बार देखने को मिला है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसाइज करती है कॉलेजियम सिस्टम को, कहती है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और उनके साथ उन्हीं के द्वारा चुने हुए कुछ सीनियर जजेस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो ये अकाउंटेबिलिटी से भी बच जाते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, इसने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट पर ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इस पर आरोप लगाया है कि यहाँ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद, साथ ही साथ जो फेवरेटिज्म अपने ही आदमी को देना सीटें, ये चलता है। ये गवर्नमेंट ने आरोप लगाया है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। अब आपको याद रखना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कहीं भी संविधान में इसका जिक्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सेकंड जज केस हुआ था, उस सेकंड जज केस के बाद ये कॉलेजियम सिस्टम निकल कर आया। इसके बाद एक थर्ड जज केस भी होता है 1998 में जाकर, जहां पर इसे कॉलेजियम सिस्टम को कंटिन्यू किया जाता है कोर्ट द्वारा। तो आप समझ चुके हैं सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम का कि कैसे कोई हाई कोर्ट से किसी आदमी का नाम अपॉइंट होगा कि ये हाई कोर्ट में कहां पर, किस हाई कोर्ट में ये जाकर रूल करेगा, जज बनेगा। तो ये कौन काम करता है, ये अप्रूवल का काम कौन करता है, गवर्नमेंट। लेकिन कौन शॉर्टलिस्ट करता है, कौन नाम भेजता है, तो वो है जो कॉलेजियम है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, साथ ही साथ सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि
ये बात उठाई क्यों जा रही है कि देखने को मिला है कि बहुत कम जज हैं भारत के अंदर और केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर। अब यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो भारत के अंदर कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें टोटल जो जज अभी सैंक्शनड हैं वो हैं 1114, लेकिन वर्किंग स्ट्रेंथ जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो है केवल 774 जजेस अभी काम कर रहे हैं। इतने जज चाहिए तो वैकेंसी कितनी है, 340 जज की वैकेंसी है अभी हाई कोर्ट के अंदर भारत के अंदर। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 34 मैक्सिमम होने चाहिए। अब यहाँ वर्किंग स्ट्रेंथ जो अभी काम कर रहे हैं तो 32 ही जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 वैकेंसीज पेंडिंग हैं। अब ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर 340 वैकेंसी पेंडिंग है भारत के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 वैकेंसीज पेंडिंग है। अब ये पेंडेंसी होने से, वैकेंसी होने से क्या होता है कि इतनी पेंडिंग होने से जो केस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और जो उन पर फैसला आ जाना चाहिए जल्दी वो नहीं हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम पेंडेंसी की बात करें कि कितने केस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि करीबन 60,72,729 केसेस पेंडिंग है। और अगर हम हाई कोर्ट में 1 साल से ज़्यादा केस पेंडिंग देखें कि कितने केसेस 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं तो इनकी संख्या है 45,22,626। ये करीबन 60,72,729 का 74.47% है। तो ये आप देख सकते हैं ये 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, 45 लाख करीबन केस भारत के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 80,591 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम, मैंने आपको बता दिया कि कॉलेजियम सिस्टम एक कोर्ट द्वारा बनाया गया सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और साथ ही साथ सीनियर जजेस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। ये मिलकर फैसला लेते हैं कि किस किस आदमी का हम नाम आगे गवर्नमेंट की तरफ भेजें। उसके बाद वो नाम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उस पर रिसर्च करती है उन नामों के ऊपर और लॉ मिनिस्ट्री से इसे पास कराया जाता है। और जब ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट कर लिया जाता है। आगे हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये आप मैप से देख सकते हैं, ये इंडिया का नक्शा है। यहां पर आप आ जाइए मेरे साथ। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर से न्यूज होने जा रहा है। तो द होम्स, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कराया गया है, जिसके तहत क्या हुआ है कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भारत के अंदर चीता बुलाए गए हैं, चीता लाए गए हैं। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 1951 के बाद देखने को मिला है कि जो एशिया चीता होता है जो कि भारत में पाया जाता था वो एक्सटिंक्ट हो गया है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विलुप्त। तो विलुप्त हो गया है एशियन चीता जो भारत में पाया जाता था। इसकी वजह से गवर्नमेंट एक प्रयास कर रही है और यह प्रयास करीबन 2008 से शुरू किया गया था और 2021 के बाद से हमें देखने को मिलता है कि करीबन 20 चीता नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भारत लाए गए और ये चीता लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। यहां पर आप देख सकते हैं इस मैप में ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, इसका एरिया बताया गया है आपको और यहां पर इन चीतों को लाया गया है। अब आगे की खबर देखते हैं। तो आगे क्या है, गवर्नमेंट क्या फैसला कर रही है कि और भी नए देशों से वो चीता मंगवाने जा रही है। अभी किस किस देश से मंगवाया है? तो नामीबिया, आपको याद रखना है, नामीबिया से अभी चीता मंगवाए गए हैं, ये अफ्रीकन देश हैं। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका से 2 बैच में चीता मंगवाए गए हैं। अब देखने को क्या मिला था कि जब चीता भारत आ गए तो उन्हें अडेप्ट कर पाने में, भारत के वातावरण को अडेप्ट कर पाने में दिक्कत आ रही थी, जिसमें हमें देखने को मिला है कि करीबन 6 एडल्ट चीता जो वयस्क चीता हैं उनकी मृत्यु हो गई है 1 साल के अंदर ही रिलोकेशन के बाद से। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि वो और देशों से भी जाकर चीता लेके आए, ताकि जो प्लान है गवर्नमेंट का कि भारत में चीता की जनसंख्या को बढ़ा देना वो पूरा कर सके। अब आपको यहां एक चीज देखनी है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। तो प्रोजेक्ट चीता इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू री इंट्रोड्यूस चीतास इनटू द वाइल्ड इन इंडिया 7 decades after the last member of the species went extinct in the country। मैं आपको बता चुका हूं कि 1951 के बाद से भारत में चीता विलुप्त हो गया है, जिसे हम एशियन चीता कहते थे। तो एशियन चीता की बजाय अब भारत में अफ्रीकन चीता लाए जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए एशियन चीता और अफ्रीकन चीता के अंदर। तो जो एशियन चीता है उनका साइज छोटा होता था और अफ्रीकन चीता का साइज थोड़ा बड़ा होता है, कंपेयर करेंगे अगर हम एशियन चीता के साथ।
आगे हम देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या करता है ये प्रोजेक्ट चीता कि ट्रांसलोकेट कराएगा चीताओं को साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, कहां, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है हमारा, मध्य प्रदेश में। मैं आपको मैप से समझा चुका हूं कि ये मध्य प्रदेश में, यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान बॉर्डर, ये जो पौ का साइन बना हुआ है, यहां पर कूनो नेशनल पार्क हमारा मौजूद है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहां कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाई है और यहां इन्हें ट्रांसलोकेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें चीता अपने देश में बढ़ाने हैं और इनकी पॉपुलेशन और बढ़ा देनी है। इसके बाद चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए कि तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी हमें देखने को मिले। अभी क्या देखने को मिला कि जो रेडियो कॉलर फिट किए गए हैं, जो कॉलर्स लगाए गए हैं चीताओं के ऊपर, तो उनसे रगड़ खाने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है चीता की गर्दन पे, और जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, ये इन्फेक्शन है एक तरह का, ये क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है ये बैक्टीरियाओं द्वारा, इसका नाम है सेप्टिसीमिया। तो ये कुछ चीताओं में पाया गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई है और कुछ चीता घायल भी हैं। अब यहां हम देख सकते हैं कि 2 चीताओं की इसकी वजह से मृत्यु हो गई है रेडियो कॉलर की वजह से। इसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो होप क्या करता है, प्रोजेक्ट का होप क्या है कि ग्लोबल चीता कंजर्वेशन एफर्ट को बढ़ा दे और करीबन 1 लाख किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का हैबिटेट जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज में, और 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर का हैबिटेबल लैंडस्केप प्रोवाइड कराया जाए चीता के लिए। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जहां पर ये रखे जाएंगे चीता, वहां केवल चीता नहीं रहेंगे, चीता को हंट करने के लिए और भी जानवर चाहिए, जैसे गैजेल होता है हिरन एक तरह से, तो हिरन वगैरह ये सब, इनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, इन्हें भी छोड़ा जा रहा है पार्क में ताकि जो चीता लाए गए हैं इनका आहार पूरा हो सके। इसके बाद आगे का हम प्लान देखते हैं। तो गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि कूनो नेशनल पार्क से ज्यादा हम चीताओं को आगे बढ़ा दें, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हम पहुंचा दें इन्हें, साथ ही साथ राजस्थान के मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में भी हम इनका ट्रांसलोकेशन करा दें। ये गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स हैं। न्यूज से क्या है, तो न्यूज से मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि और भी देशों से चीता को भारत लाने के लिए। आगे हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब गवर्नमेंट कमिट्स टू 50% रिडक्शन इन स्टबल बर्निंग केसेस दिस ईयर। तो न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं और ये हम समझ लेते हैं CAQM क्या होता है। तो द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए क्या है ये द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे स्थापित किया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये लॉ द्वारा बनाई गई बॉडी है और गवर्नमेंट ने स्थापित किया है इसे अगस्त 2021 में। क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि देखने को मिला था कि नेशनल कैपिटल रीजन, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर और जो आसपास की स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो भी दिल्ली से लगी हुई सटी हुई स्टेट्स हैं, यहां पर देखने को मिला है कि विंटर के टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब अलग अलग एजेंसी अलग अलग फैसला लेती हैं, तो एक इसी एनसीआर रीजन को देखने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी, लॉ द्वारा कराई गई है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और गवर्नमेंट इसे अगस्त 2021 में बनाया गया था। अब आपको पर्पस समझ लें तो नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज में ये रिसर्च करेगी, आइडेंटिफाई करेगी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, रिजॉल्व करेगी, सॉल्यूशंस ढूंढेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एयर क्वालिटी में, इन सब चीजों पर ये काम करेगी। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ ये इसका ज्यूरिसडिक्शन है, कहां कहां तक ये फैसले ले सकती है, तो मैं आपको बता चुका हूं। एनसीआर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह इसका ज्यूरिसडिक्शन है। अब ये एक ओवर आर्किंग बॉडी है, आप समझ लें कि इसका जो डिसीजन है विल टेक डिसीजंस एंड इशू ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड एनसीआर। ये फैसले ले सकती है, ये स्वतः फैसले ले सकती है, डिसीजंस ले सकती है एयर क्वालिटी को सही करने के लिए दिल्ली और एनसीआर के अंदर। अब आपको एक चीज और देखनी है कि इससे पहले एक बॉडी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी करीबन 22 साल पहले, जिसका नाम था एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EPCA कहते थे। तो ये जो EPCA है इसे रिप्लेस कर दिया गया है, ये अब इसका मैंडेट खत्म हो गया है और इसकी जगह अब हमारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ही काम करती है, इसका जो काम था। अब यहाँ पर पीनल प्रोविजंस भी रखा गया है, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात नहीं मानेगा, नॉन कंप्लायंस में रहेगा या कॉन्ट्रावीन करेगा इसकी बात को, तो उसे करीबन 5 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन या दोनों हो सकता है, और फाइन है 1 करोड़ रुपए तक का, उस पर फाइन लगाया जा सकता है।
अब यहाँ लीगल ज्यूरिस्डिक्शन देख सकते हैं, तो केवल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो केवल केसेस सुन सकती है CAQM से रिलेटेड। आपको याद रखना है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये भी बनाई गई है 2010 के टाइम पर, और इसका काम है केवल पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस सुनना। तो जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो भी केसेस होंगे वो केवल और केवल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ही सुन सकती है। यहां से आप समझ चुके कि ये एक कमीशन बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा नेशनल कैपिटल रीजन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज के लिए। अब न्यूज से देख लेते हैं क्या है। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल वो 50% कम स्टबल बर्निंग कराएगा। स्टबल बर्निंग क्या है कि फसल हुई, फसल के बाद जो उसका अवशेष बचता है उसे क्या करते हैं किसान, जो अवशेष बचा है अब उसे काटेंगे तो लेबर मंगानी पड़ेगी, और लेबर क्या करेगी, ज्यादा पैसा लेगी, तो वो क्या करते हैं खड़े खड़े इसे जला देते हैं। अब ये जब जला देते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि विंटर के टाइम पे, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे क्या देखने को मिलता है दिल्ली रीजन में कि जो हवा है वो आकर दिल्ली के ऊपर बस जाती है, NCR के एरिया में बस जाती है, जिससे एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये जो जलाया हुआ होता है स्टबल बर्निंग इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये अपनी इसकी जो धुआं वगैरह होता है वो सब दिल्ली में पहुंचने लगता है। तो इन्हीं सब चीज को लेकर बहुत दिनों से को पहल की जा रही है कि ऐसा ना किया जाए किसानों द्वारा, कि स्टबल फार्मिंग ना कराई जाए। पैडी क्रॉप्स की, पैडी मतलब यहाँ धान की जो खेती है उसकी जो स्टबल फार्मिंग है, जब उसका दाना वगैरह निकाल लिया जाता है, जो अवशेष बचते हैं खेत के अंदर जो खड़े रहते हैं उन्हें जलाया ना जाए, बजाय इसके इसे इस्तेमाल कर लिया जाए अलग अलग चीजों में। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि किसान ऐसा नहीं करते हैं और वो स्टबल बर्निंग करते हैं, लगातार करते हैं। तो इस बार पंजाब की जो सरकार है उसने फैसला किया है कि करीबन हम 50% कम स्टबल बर्निंग के केसेस इस बार हमें देखने को मिलेंगे, और ये हमारा कमिटमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, ये कहना है। आपको एक चीज समझ लेनी है कि पंजाब की 6 डिस्ट्रिक्ट में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि पंजाब की 6 डिस्ट्रिक्ट जो कि होशियारपुर, मलेरन कोटला, पठानकोट, रूपनगर, SAS नगर और SBS नगर, इन सब जगह पर स्टबल बर्निंग की एक्टिविटी एकदम रोक कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। अब ये फैसला कहां देखने को मिला, तो नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो जोनल काउंसिल होते हैं, जोनल काउंसिल के जो हेड होता है मीटिंग का, वो जो भी यूनियन होम मिनिस्टर होगा वो हेड होगा। तो यहां पर अमित शाह हेड थे, और इसी जब ये नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग चल रही थी यहीं पर हमें ये चीज देखने को मिली कि पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं उन्हें करीबन 50% तक रोक देगी इस बार। अब यहाँ विंटर एक्शन प्लान लागू किया जाएगा दिल्ली के अंदर भी, ये दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है। किया क्यों जाता है, तो आप समझ चुके हैं कि दिल्ली के अंदर सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और इन सब चीजों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए ये सब इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। आगे हम चलते हैं। बालसम्स इन फुल ब्लूम एड टू विजुअल ट्रीट इन मुन्नार। ये आप फूल देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये फूलों का है, ये पिंक कलर के फूल होते हैं। इनका जो साइंटिफिक नाम है इसे हम नेम करते हैं बालसम, और इसका साइंटिफिक नाम है जीनस इम्पेटेन, ठीक है। और इन्हें लोकल लैंग्वेज में ये केरला में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट के ऊपर, साउथ वेस्टर्न घाट में इन्हें पाया जाता है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट में इन्हें पाया जाता है साउथ सेक्शन में। इन्हें हम केरला के अंदर कहते हैं कासी तुम्बा और ओनापोवू, ठीक है, ये लोकल नाम है इसके। इन्हें पिंक फ्लावर कहा जाता है। अब बालसम का असली मतलब होता है टच मी नॉट। इन्हें और क्या कहा जाता है कि टच मी नॉट, कि इन्हें छुओ नहीं। और करीबन इसकी 220 स्पीशी भारत के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 135 जो हैं वो साउथ वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। अब आपको एक चीज समझनी है कि ये जो बालसम की स्पीशी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, इस पौधे की, तो ये हमें क्लाइमेट चेंज को बहुत जल्दी बता देता है। यूपीएससी बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं, इंडिकेटर स्पीशीज। जैसे यूपीएससी पूछेगा कि अगर किसी पानी के क्षेत्र में पूछेगा कि पानी में कौन सी इंडिकेटर स्पीसी है जो हमें बता सकती है कि क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे कि कोरल रीफ्स पानी के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में ये एक हमारे लिए जो स्पीशी है ये हमें बता देती है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी झेल नहीं पाती और इसमें हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो हमें पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज की एक की इंडिकेटर
स्पीशी मानी जाती है बाल्सम्स। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर यूपीएससी पूछता है तो आपको बताना है अगर वो इंडिकेटर स्पीशीज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अगर बाल्सम ऑप्शन में है तो बाल्सम आपको याद रखना है, ये एक फूल है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ये पिंक कलर का फूल होता है और इसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन से। आइडेंटिटी पैंग्स ए रिपोर्ट ऑन ग्लोबल डिजिटल आईडीज ब्रिंग आधार लिमिटेशंस रिस्क इन फोकस। जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो उन्हें पता है, मैं ये कवर करा चुका हूं। मूडी की जो रिपोर्ट आई थी ये उसी रिपोर्ट से एडिटोरियल लिखा गया है, तो दोबारा मैं बता देता हूं आपको। तो मूडी इन्वेस्टर सर्विस की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। इस रिपोर्ट के अंदर मूडी ने भारत के आधार आईडी प्रोग्राम के बारे में बात की। मूडी ने कहा कि जो भारत का आधार आईडी प्रोग्राम है ये विश्व का सबसे बड़ा आईडी प्रोग्राम है, डिजिटल आईडी जो प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ करीबन 1.2 बिलियन लोग, जो कि करीबन 120 करोड़ लोग हैं, वो इस आधार सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर एक कंसर्न भी उठाया था मोदी ने, और वो कंसर्न था सिक्योरिटी चैलेंज का, साथ ही प्राइवेसी रिस्क का, प्राइवेसी रिस्क और सिक्योरिटी चैलेंज का। तो मूडी ने कहा था कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, करीबन 120 करोड़ लोगों का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम में अवेलेबल है जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस डाटा को कभी भी मिस यूज कर सकती है अपने, और इससे होगा क्या कि जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा रिस्क देखने को हमें मिलेगा। अब आगे एक और चीज मूडी ने कही थी कि बहुत बार देखने को यह मिलता है कि अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट और ह्यूमिड का मतलब गर्मी है और साथ ही साथ उमस भरा तापमान है, तो जो मैनुअल लेबर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत बार सर्विस डिनायल देखने को मिलता है कि उनकी जो रिक्वेस्ट होती है आधार कार्ड में वो डिनाई कर दी जाती है। और अगली चीज, आप एक चीज समझ लें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने भी मनरेगा के वर्कर हैं वो सब आकर आधार कार्ड से अपने आप को लिंक कर लें, जिससे उनकी जो पेमेंट की जाएगी, वो जो मनरेगा वर्कर्स की पेमेंट की जाएगी वो इसी के बाद की जाएगी जब वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से अपने आप को लिंक कर लेंगे। अब यहां पर जब रिपोर्ट का ये कंसर्न आया है कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सर्विस डिनायल हो जाता है, तो ये एक देखने वाली चीज है, ये समस्या है। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर है वो वेलफेयर स्कीम में भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है बेनिफिट प्रोवाइड कराने को वीकर सेक्शन के लिए। लेकिन वीकर सेक्शन में कौन आएगा, ओल्ड एज लोग आएंगे और साथ ही साथ लेबर्स आएंगे, मैनुअल लेबर्स और अनएजुकेटेड लोग भी आएंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो बहुत बार क्या देखने को मिलेगा कि अगर पेमेंट सिस्टम हम आधार के साथ लिंक कर देंगे और सर्विस डिनायल अगर आ गया तो इन्हें पेमेंट ले पाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आधार कार्ड हम बनवाते हैं तो हमारा इरिस स्कैन होता है, आंखों की पुतलियों का स्कैन किया जाता है, साथ ही साथ हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं या लेबरर्स हैं, इनके फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन में इनके काम की वजह से चेंजेस आ जाता है और देखने को क्या मिलता है कि जो बेसिक सर्विस आधार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है उस पर सर्विस डिनायल लिखा आ जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर ये एडिटोरियल लिखा हुआ है, मूडी की ये रिपोर्ट थी, हम इसे कवर कर चुके हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आगे हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनारियोज, ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन से होने जा रहा है। क्या कह रहे हैं ये, तो आप हेडलाइन से समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है विश्व के ऊपर, इससे नई बीमारियां भी बहुत सारी उत्पन्न होंगी और ये नई बीमारियों को लड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमें वन हेल्थ का तरीका अपनाना चाहिए भारत के अंदर, ताकि हम क्लाइमेट चेंज द्वारा जो आई हुई बीमारियां हैं इनसे आसानी से लड़ सकें। अब ये बात करते हैं कि अभी हाल ही में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक विश्व की संस्थान है, ये क्लाइमेट चेंज को देखती है और रिपोर्ट्स वगैरह देती है। तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने वार्निंग दी है कि जो क्लाइमेट चेंज है इससे ग्लोबल रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस का। अब हमें देखने को ये मिलता है कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है हर साल, कि जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मच्छरों द्वारा जो डिजीज आउटब्रेक होते हैं वो अब एक्सपेक्टेड नहीं है, वो किसी भी टाइम हमें देखने को मिल सकता है और इसका जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। असली जब हम रियल एनवायरनमेंट की बात करें इसके अंदर, पहले क्या था, पैटर्न फिक्स थे, लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज साथ में देखने को मिल रहा है तो जो बीमारियां हैं उनके पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज मोर इन्फेक्शन। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जैसे इंसान अपनी जगह बढ़ाता जाएगा, अपनी जनसंख्या बढ़ाता जाएगा, तो जगह की उसके पास कमी हो जाएगी, और जगह की कमी होती जाएगी इंसान के पास, तो वो जाकर जहां पर जानवर हैं, जहां पर जानवरों का हैबिटेट है, वहां पर वो पहुंचने लगेगा। और धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा कि जो जानवर हैं वो इंसानों की टेरिटरी में आने लगे हैं, और इससे होगा क्या, जो ह्यूमन एनिमल का इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिससे हमें देखने को मिलेगा जो जानवर के अंदर वायरस वगैरह डोरमेंट पड़े हुए थे, शांति से पड़े हुए थे, जो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो वायरसेस इंसान के अंदर पहुंच जाएंगे, और देखने को मिलेगा कि इंसान के ऊपर वो अपना प्रभाव करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है निपाह वायरस, जो कि केरला में हमें देखने को मिला है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइम पर। अब ये बात करते हैं कि करीबन आधी से ज्यादा जो इन्फेक्शियस डिजीज नोन है वो अपना क्लाइमेट चेंज के साथ पैटर्न भी बदल रही हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, उसमें एक पैटर्न बनाया गया है कि ये बीमारी इस टाइम पर आ जाती है, यहां पर ज्यादा फैल सकती है, तो हम उससे लड़ने के लिए उस टाइम पर तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइमेट चेंज को साथ में इंक्लूड कर देंगे तो ये बीमारी कभी भी फैल सकती है, तो इसका कोई पैटर्न निर्धारित नहीं रह जाएगा, जिसके लिए हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा। अपना जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ये बात करते हैं सर्विलांस और रिपोर्टिंग की। तो देखने को मिला है कि हमारे यहाँ भारत में जैसे सिस्टम चलता है कि हम जैसे कोई बीमारी फैली तो हम पहले उस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, कितने कितने लोगों को वो फैली उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, और कौन से टाइम पे फैली तो उसका डाटा हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक प्लान बनाएंगे, जिसके बाद हम उस डिजीज से लड़ने के लिए काम करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है। अब ये बात करते हैं कि भारत के अंदर कुछ राज्यों के अंदर 2007 में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम शुरू करा गया था, जिसमें क्या पाया गया था कि 553 आउटब्रेक्स 2008 के अंदर देखी गई थी बीमारियों की। अब जब 2017 की हम बात करें तो 2017 के बाद से 2018 में इस प्रोग्राम को चेंज करके इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें 7 राज्यों को जोड़ा गया है। यह प्रोग्राम 2008-18 के बाद से शुरू किया गया है। 2008 से 2017 तक जो हमारा प्रोग्राम चलता था बीमारियों को पढ़ने का, इसका सर्विलांस करने का, तो उसका नाम था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। इसके बाद भारत ने अपग्रेड किया इस चीज को और 2018 से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब ये प्रोग्राम जो चालू किया गया था इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म 2018 के अंदर 7 राज्यों के लिए, माफ कीजिएगा, तो इसमें क्या देखने को मिला कि ये जो डिजीज आउटब्रेक, जो इमर्जिंग डिजीज आ रही हैं भारत के अंदर, उसकी जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी इस प्रोग्राम से, उस एक्सपेक्टेशन को ये मीट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ये एडिटोरियल में कहते हैं कि भारत को वन हेल्थ एंड इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छी एक सिनर्जी बढ़ जाए, ताकि अगर कोई भी बीमारी आउटब्रेक होती है तो राज्य और केंद्र इतने खुले हों कि अगर मान लीजिए ये स्टेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये हमारा केंद्र है, अगर कोई बीमारी स्टेट 2 में देखने को हमें मिलती है तो उसे हम केंद्र को तुरंत बता सकते हैं, केंद्र को पता चल जाएगा, और साथ ही साथ बाकी राज्यों को भी ये बीमारी का इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ऐसी एक बीमारी है, जिससे इससे लड़ पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हमें मदद मिलेगी। अब ये बात करते हैं डिजीज एक्स की। तो ग्लोबली क्या हो रहा है, एक ऑब्सेशन बना हुआ है कि एक डिजीज एक्स आ जाएगी जो कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारे लिए अभी भी जो ज्यादा रिस्की है वो इन्फ्लुएंजा ही है, मीजल्स है, जापानीज एंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, डायरिया है। ये सब अभी भी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बनी हुई हैं बीमारियां हैं, इन्हें हमें कंट्रोल करना है, इनका सर्विलांस करना है, और साथ ही साथ हमें पैटर्न को देखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बाद इनका जो डिजीज आने का पैटर्न है, होप आने का पैटर्न है, ये सब बहुत ज्यादा चेंज होने जा रहा है। आगे हम चलते हैं। तो इंडिया ईट्स मोर सॉल्ट देन WHO रिकमेंडेशन, जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, तो हमने एडिटोरियल सेक्शन में कवर किया था कि भारत में रिपोर्ट आई है और पाया गया है कि भारत के अंदर जो सॉल्ट कंजम्पशन है एडल्ट द्वारा वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि WHO का रिकमेंडेशन क्या है। तो WHO का रिकमेंडेशन है कि 5 ग्राम डेली एक एडल्ट के लिए,
5 ग्राम डेली सॉल्ट इंटेक होना चाहिए, इससे ऊपर सॉल्ट इंटेक नहीं होना चाहिए, नमक इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिला है भारत के अंदर, जब एक सर्वे कराया गया तो सर्वे में पाया गया कि ये सर्वे जो कराया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कराया गया है, इसमें पाया गया कि जो भारत के अंदर एवरेज है तो एवरेज 8 ग्राम का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो WHO का रिकमेंडेशन है वो 5 ग्राम का है कि 5 ग्राम से ज़्यादा नमक पर डे नहीं खाना चाहिए, लेकिन भारत का जो एवरेज निकल के आया है वो 8 ग्राम निकल के आया है कि 8 ग्राम एवरेज पर डे आदमी यहाँ का सॉल्ट कंज्यूम करता है। अब अगर आदमियों की बात करें तो आदमी 8.9 ग्राम सॉल्ट लेता है, और महिलाओं की बात करें तो महिला 7.1 ग्राम सॉल्ट पर डे लेती हैं भारत के अंदर। और मैं आपको बता चुका हूं कि WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेशन है वो है 5 ग्राम सॉल्ट डेली। दिक्कतें क्या देखने को मिलती हैं तो हम समझ लेते हैं कि अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं, अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा नमक लेते हैं, तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आपका हो सकता है, साथ ही साथ आपके स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ ये बात भी करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, तो देखने को मिला है कि 2016 में करीबन 1.63 मिलियन, ये करीबन हो गए हमारे 16,30,000 डेथ, जो मृत्यु हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से हमें देखने को मिली है। मैंने आपको बता दिया ज़्यादा नमक खाने की वजह से हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दिल की बीमारियां बहुत सारी होती हैं जिससे स्ट्रोक पड़ता है, जैसे कि जिन्हें हम दिल की बीमारियों को हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हमारे हार्ट को इफेक्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें जो निर्धारित अमाउंट है किसी भी चीज का वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है अगर हम किसी एक न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा ले रहे हैं। जैसे सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में दिक्कत हो जाती है। और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि हाइपरटेंशन की सिचुएशन आ गई है, फ्रीक्वेंट स्ट्रोक देखने को मिलता है। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जब 1990 में डाटा निकल कर आया था तो भारत में जो हाइपरटेंशन से मृत्यु थी तो वो केवल उस समय पे 7,80,000 मृत्यु थी, लेकिन जब 2016 का डाटा निकल कर आ रहा है तो ये मृत्यु दर बढ़ के 16,30,000 पहुंच गया है। तो इसका एक कारण जो है वो नमक का ज्यादा उपयोग करना भी माना जा रहा है। अब यहाँ पर आप इस चार्ट को देख सकते हैं, तो यहाँ पर नमकीन, पापड़, ये सब चार्ट आप कवर कर सकते हैं अपने आप। ये बहुत ईजी चार्ट है, जिसे दिक्कत होगी इस चार्ट में वो कमेंट सेक्शन में बताए, तो मैं कल के न्यूज़पेपर में इसे पूरा कवर करा दूंगा। आप यहाँ एक नमक की क्या डेली है, ये डेली है, एक हफ्ते में, एक महीने में और अदर्स, ठीक है। तो ये सब यहाँ चार्ट है, कलर के साथ मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये मीठे का बात है कि मीठा कितना हमें खाना चाहिए, और यहाँ पर सॉल्ट की बात है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।